Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपन अब बात करने जा रहे हैं आपके सेकंड सेगमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट। एंड यहां मैं बात करने जा रहा हूं द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स यूजिंग विच वी कैन सॉल्व द कोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो इसके कई मेथड्स हैं। इसमें एक हो सकता है आपका क्लासिकल मेथड, दूसरा हो सकता है एक्सियोमेटिक मेथड, थर्ड है इंपेरिकल मेथड। देयर आर सेवरल मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। वो हर एक प्रॉब्लम्स में क्या करता है, डिफर करता है कि किस प्रॉब्लम को आप किससे आसानी से कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एज फार एज द गेट सिलेबस इज कंसर्न या फिर कायदे से एक जो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उसके बारे में बात करूं तो बेसिकली आप केवल दो मेथड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप प्रोबेबिलिटी को आसानी से अप्रोच कर लेंगे। जो पहला मेथड होगा वो होगा क्लासिकल मेथड, और दूसरा मेथड जो होगा वो क्या होगा, एक्सियोमेटिक मेथड। ध्यान देना, तो कायदे से अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो केवल मेथड्स की डिस्कस कर रहा हूं या डिस्कशन कर रहा हूं, मैं यहां कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहा हूं। तो आपको एक एटलीस्ट फेयर आइडिया होगा कि कब कौन सा मेथड यूज होने जा रहा है। तो लिख लेंगे द methods used for solving the core problems based on probability. The methods used for solving core problems based on probability. The first is gonna be classical method and the second is gonna be the axiomatic method. ध्यान देना, मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि अगर कोई सा भी प्रॉब्लम अगर आपको सिंपल प्रॉब्लम है और आप अगर क्लासिकल मेथड से बना लेते हैं, वेल एंड गुड, आप सीधे सीधे क्लासिकल मेथड से ही बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम जैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आपको कहां लेके आना पड़ेगा, प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिक अप्रोच पे या एक्सियोमेटिक मेथड पे लेके ही आना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर बाय द वे आपका प्रॉब्लम क्या है, सिंपलर फॉर्म का है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम को आप ट्राई करें, मैक्सिमम प्रॉब्लम आप ट्राई करें कहां से सॉल्व हो जाए, क्लासिकल मेथड से। प्रॉब्लम में कराऊंगा तो समझ में आएगा। रीजन, क्योंकि इस प्रॉब्लम में मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक। दूसरा एक्सियोमेटिक मेथड, यहां आपको पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो रिलाई करना पड़ेगा वेन डायग्राम पे। और यूजुअली इस प्रॉब्लम को आप तब या इस मेथड को आप तब यूज करें जब आपका प्रॉब्लम जो है क्या है, कंपैरेटिवली टफर है या क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको ये हमेशा बोलूंगा, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो होना चाहिए वो क्लासिकल मेथड होना चाहिए। क्या है मैं देख रहा हूं, और बाय द वे टफ है तो आपके पास कोई ऑप्शन या अल्टरनेट बच ही नहीं जाता। यू हैव टू कम टू दी व्हाट, द मेथड व्हिच इज बेस्ड ऑन दी वेन डायग्राम, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सियोमेटिक मेथड। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे ये क्या होगा आपका सिंपल मेथड, ब्रैकेट में लिख लेना प्रिफरेबल मेथड, और ये अगर आपका क्या होगा टफर मेथड, और ब्रैकेट में लिख लेना इसको टफर मेथड। ब्रैकेट में और लिख सकते हैं बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो कायदे से आप ये जो होगा वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में। The first I am going to talk about the classical method. Classical method. Classical method. Classical method बड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। क्लासिकल मेथड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट ई के होने की, यार ये क्लियर रखना, व्हाट इज द पी ऑफ ई, द पी ऑफ ई इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी of the occurrence of event E। ये लिखते चलेंगे, the P of E is nothing but the probability of the occurrence of event E is equals to कुछ नहीं करना है यहां पर, आपको N और M को डिवाइड करना है। N और M है क्या, ध्यान देना, M जो है वो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस है। इसका मतलब अगर आप कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व है आपके सैंपल स्पेस वो डिफाइन करेगा। इसको m बाई n करो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, m बाई n। तो जितने नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स इन्वॉल्व है आपके सैंपल स्पेस से वो बेसिकली डिफाइन करेंगे आपके कैपिटल N को। और आपका जो फेवरेबल इवेंट E है उसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट इन्वॉल्व थे बेसिकली वो डिसाइड करेगा आपके M को। तो यहां M और N को क्लियरली लिख लेना। व्हाट इज द M, what is the M? M is equals to of number of element in your favorable event E। तो लिख लेंगे number of favorable event, number of favorable event, और जो N है जो सॉरी ये here is the M, और जो N है वो है number of event in your sample space, number of event in your sample space। ठीक,
और एक चीज ध्यान देना, ये सबसे सही तरीका है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आसान सा प्रॉब्लम है जहां आप काउंट कर पा रहे हैं कि कितने इवेंट है आपके सैंपल स्पेस में और कितने इवेंट आपकी रिक्वायरमेंट को फेवर कर रहे हैं, आप उन दोनों का रेशियो कर लें, बेसिकली आपका जो रिजल्ट होगा वही ही होने जा रहा है प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ई। क्लियर रखना, व्हाट इज दैट? द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, व्हाट इज दैट? The number of element involved in the favorable number of event, जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात किया। What is that? N is nothing but the number of elements or the number of total outcome, definitely, which is the part of the sample space। दोनों का जो रेशियो होगा बेसिकली वो क्या होगा? Probability for the occurrence of any event ये होने जा रहा है। Is that part clear? Is that part clear? यार एक चीज ध्यान देना, और यहां अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कायदे से आप जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, वो जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है? एक फेयर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। फेयर एक्सपेरिमेंट का मतलब आप जो पूरे के पूरे जितने भी आउटकम्स हैं उनमें किसी में भी आप बाइसिंग नहीं करेंगे, उनके इंडिविजुअल आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने जा रहा है? इक्विप्रोबेबल होने जा रहा है, पहली चीज। दूसरा एक चीज ध्यान देना, क्लासिकल मेथड PE इज इक्वल्स टू ऑफ क्या होता है? M by N, M और N क्या है ये समझ में आ गया, लेकिन ये कब वेल डिफाइंड है? when the number of trial, जितनी बार आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, the number of trial must reach to infinity। तो ध्यान देना, बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी एक इवेंट के ऑकरेंस की, तो ये क्या होता है? आपके M by N के बराबर होता है, where the M is nothing but the number of फेवरेबल इवेंट, N जो होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। वो तब ट्रू है जब कायदे से आपने वही एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया है? एग्जीक्यूट किया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं मैं, देखिए बाय द वे, अगर आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, आपको बाय द वे हेड मिला, ठीक। दूसरी बार कॉइन को टॉस किया तो आपको फिर से हेड मिला, तीसरी बार भी आपने कॉइन को टॉस किया तो आपको शायद हेड ही मिला। तब देख के समझ में आता है कि सर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते जाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते जाएंगे, तब ये पता चलेगा आपको, बाय द वे आपने 10,000, 20,000, 50,000 नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया आपने, सेम अगर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, तो आपको ये पता चलेगा कि आप अगर क्या किया आपने x नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां x कहां की तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ, तो पता चलेगा आपको x/2 जो है लगभग क्या मिले हैं? हेड्स मिले हैं, और x/2 जो है वो क्या मिले हैं? टेल मिले हुए हैं। तो यार एक चीज ध्यान देना, आप केवल 2 या 3 एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन जज नहीं कर सकते। द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज नर्चर्ड when the same experiment has been conducted इन्फाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो कायदे से आप ये नहीं बोल सकते सर M by N जो होगा वो होगा किसी भी एक फेवरेबल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा था तो 3 बार आपने क्या किया है? कॉइन को टॉस किया, आपको तीनों बार हेड दिखाया, तो कोई भी बोल देगा सर कि कायदे से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 है। भाई ऐसा नहीं है। अब जब नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते जाएंगे, लेट्स टेक आपने x बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो आपको पता चलेगा आधे टाइम क्या आया है? हेड आया है, और आधे टाइम क्या है? आपके पास टेल आया है। तब तो आप बोल सकते हो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी बार है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आधी बार है। सिमिलरली हो सकता है रोलिंग अ डाइस, आप रोल कर रहे हैं डाई 1 1 1 1 3 बार आ गया तो पंगे में आ गया सर 2 3 4 5 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 0। नहीं भाई, अगर आपने x नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया, आपने डाई को रोल किया जहां x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपको पता चलेगा x/6 टाइम्स 1 आया है, x/6 टाइम्स 2 आया है, एंड सिमिलरली x/6 टाइम्स 6 आया है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअली सब के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। तो आज के बाद से थोड़ा और भी ध्यान देना। Probability for the any of the event P of E is being defined as the number of favorable event, क्या है देख रहा हूं, divided by of total number of event in a sample space। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कब बिल्ड होती है? जब आप वही एक्सपेरिमेंट क्या हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंडक्ट करें, और साथ में जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फेयर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है लूडो की गोटी लुढ़का है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठे हो 1/6, लेकिन आगे वाले बंदे के लिए 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और वो शायद कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहा है इससे। इज इट पार्ट क्लियर? तो आई थिंक एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि कायदे से क्लासिकल मेथड क्या है। क्लासिकल मेथड से कुछ प्रॉब्लम मैं डिजाइन करता हूं और वहां से मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई कैन टेक वन प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन क्या हो सकता था, ये हो सकता था अ डाई, हो सकता है, चलिए अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड,
चलिए, तो इसके प्रॉब्लम मैं बाद में बना रहा हूं, लेकिन अगर ये डाई अगर रोल किया है, डाई भी मत लिखो उसको, फेयर डाई लिखो। अब फेयर डाई इज रोल्ड, तो फेयर डाई का मतलब ये है कि कायदे से ये प्रॉब्लम रैंडम एक्सपेरिमेंट का है और रैंडम एक्सपेरिमेंट का है, तो डेफिनेटली आई कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, या तो ये विच डिपेंड्स ऑन दी कौन सा प्रॉब्लम आपके लिए, कौन सा मेथड आपके लिए क्या है, आसान है। ठीक, अब फेयर डाई अगर रोल किया गया है तो सैंपल स्पेस का साइज तो क्लियर हो गया, आउटकम जो हो सकता था इसमें से कुछ एक ही होगा। ठीक, तो यहां से आपको कैपिटल एन की वैल्यू तो आसानी से समझ में आ गई, कितनी है 6, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर सैंपल स्पेस स्मॉल एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू ऑफ 6। कल के दिन प्रॉब्लम हो सकता था नंबर इज इवन, इसका मतलब आपने एक फेयर डाई को रोल किया और नंबर के इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यार सबसे पहले इसके लिए फेवरेबल इवेंट का आप क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, कौन कौन सा एलिमेंट इसका एसोसिएटिव फैक्टर्स हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो अगर आप इसका n नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द इवेंट निकालेंगे तो कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, 3, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कैपिटल M। और वैसे भी मुझे पता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E निकालनी है तो क्या करना होगा, कैपिटल M को कैपिटल N से डिवाइड करना होगा, ये होगा 3 और ये होगा 6, वैल्यू आएगी 1/2। ठीक, कल के दिन हो सकता था नंबर इज प्राइम कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, इसके लिए इवेंट मैंने E फिर से लिखा, प्राइम हो सकता था 2 देन 3 देन 5। अगर आप यहां भी इसके नंबर्स का काउंटिंग करें n ऑफ E तो वैल्यू कितनी है अभी भी 3, जिसको मैंने क्या लिखा है M। ठीक, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होगा वो होगा m/n, मेरे को केवल नंबर से मतलब है, m/n इज इक्वल्स टू कितना होगा 3/6, वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी सीक्वेंस में हो सकता था, नंबर इज ऑड एंड प्राइम, इसका मतलब जो नंबर चाहिए आपको वो ऑड और प्राइम दोनों होना चाहिए। तो यहां जो इवेंट E डिसाइड करेंगे, ध्यान देना, जो पहला प्राइम नंबर होता है 2 वो ऑड नहीं है, तो मैं उसको एक्सक्लूड करूंगा, बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी नंबर आप पिक करेंगे वो ऑड और प्राइम दोनों होना चाहिए। तो आपके पास केवल 2 एलिमेंट्स के सेट बचेंगे 3 and 5, तो यहां से आप इनके नंबर्स निकाल सकते हैं, जो क्या होता है m होता है, जो कितना होगा 2। तो यहां से प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट E, व्हाट इज दैट, द नंबर इज टू बी ऑड एज वेल एज प्राइम, वो वैल्यू कितनी होने जा रही है, वो होने जा रही है 2 out of 6 इज गोना बी 1/3। ठीक, हो सकता था नंबर इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब कायदे से आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, सैंपल स्पेस फिक्स्ड है, आपको जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4 चाहिए। तो यहां जो आपका फेवरेबल इवेंट का जो सेट होगा उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे 5 and 6, और अगर आप यहां इनका नंबर काउंट करते हैं तो कितने एलिमेंट इन्वॉल्व है, 2 ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो कल के दिन प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर टू बी ग्रेटर देन 4 विच इज प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट ऑफ E इज इक्वल्स टू ऑफ 2 out of 6 और m/n विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो एक चीज ध्यान देना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लासिकल मेथड है, बस उसमें थोड़ा सा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके सैंपल स्पेस का साइज क्या है, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं आपके सैंपल स्पेस में, और वो जैसे ही कवर होता है और साथ में अगर आपको ये पता है कि फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, सो आई थिंक इट्स डन। लेकिन कई ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे जिसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, द प्रॉब्लम यूज्ड टू बी सो बल्की एंड सो कॉम्प्लेक्स। बट एनीवेज, अगर बाय द वे प्रॉब्लम में अगर आप m और n की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, आंख बंद करो, सीधे सीधे प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करो, क्लासिकल मेथड से। कहां से, क्लासिकल मेथड से। तो क्लासिकल मेथड के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट E इज नथिंग बट n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ s, n ऑफ E डिवाइडेड बाय ऑफ n ऑफ s, जहां क्या है, number of element in your favorable event and number of element in your sample space, and from there easily you can have the value of probability। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम और हो सकता था, क्वेश्चन, a coin is tossed, a coin is tossed। अब यहां भी कहा ध्यान देंगे, अगर एक कॉइन टॉस किया गया है तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लो, आउटकम या तो H हो सकता था या T हो सकता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन योर सैंपल स्पेस विल डिफाइन योर N, जो कितना है 2 है। ठीक,
कल के दिन प्रॉब्लम क्या हो सकता था? द प्रॉब्लम कुड हैव बीन फेस इज हेड, फेस इज हेड। तो यार अगर फेस हेड चाहिए तो चलो पहले तो इवेंट बना लो ई, केवल एक तरीके से क्या हो सकता है, फेस हेड हो सकता है। या फिर मैं ये बोलूं कि आपके पास जो सेट बना है उसमें केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां से आप आसानी से m की वैल्यू निकाल लेंगे। m कितना है? 1 है। तो कल के दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई विच इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग फेस एज हेड, तो p ऑफ e जो होगा वो क्या होगा? m/n, जो कितना होगा? 1/2। इससे पार्ट क्लियर? तो इस टाइप की कहानियां तो चलती रहेंगी, बट हाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कायदे से अगर प्रॉब्लम क्लासिकल थ्योरी से हो पा रहा है, गो हेड। द क्लासिकल थ्योरी इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट E is equals to of P of E, or sorry, n of E divided by n of S. n of E has been written as capital M and n of S has been written as capital N, and I think from there you will be able to solve the problem very easily. Is that part clear? तो चलिए अब इसके बाद मैं जाता हूं एक्सियोमेटिक अप्रोच। इसके बाद जाऊंगा मैं कहां? एक्सियोमेटिक अप्रोच। सो लेट मी रब इट आउट। तो जैसे कि मैंने बोला यार, एक्सियोमेटिक अप्रोच कंपैरेटिवली टफ प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, जहां आप कैपिटल एम और कैपिटल एन की वैल्यू ना निकाल पाए। और एक्सियोमेटिक अप्रोच जो होगा बेसिकली वेन डायग्राम अप्रोच है। तो यार यहां मैं ध्यान देना, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं पूरे के पूरे फॉर्मूलास लिस्ट डाउन नहीं करा रहा, लेकिन एक थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्ड करने की कोशिश करूंगा वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? वेन डायग्राम के बारे में। तो चलिए कुछ फटाफट अपन क्या करते हैं, सिचुएशंस लेते हैं और उसके लिए मैं वेन डायग्राम डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बाय द वे ये क्या है? आपका सेट है, और जो आपका सेट था वो किसका था? सैंपल स्पेस का सेट था। या फिर मैं बोलूं ये क्या है? आपका एक यूनिवर्स कंप्लीट सेट है। इस कंप्लीट सेट से आपने दो क्या निकाले हैं? सबसेट निकाले हैं। दो सबसेट, जैसे कि बाय द वे आपने क्या किया था? रोलिंग अ डाई, इवन और ऑड, दो क्या हो सकते थे? आपके एक्चुअल सेट के दो सबसेट हो सकते थे। आपने डाई को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 का जो कलेक्शन है वो सेट है। इवन बोलने जाए तो 2 4 और 6, ऑड बोलने जाए तो 1 3 एंड 5 दोनों के दोनों क्या है? सबसेट है। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है? एक सेट है और ए और बी उसके क्या है? सबसेट है। ए और बी उसके क्या है? सबसेट है। मैं ये बोलूं जो आपका एस है वो क्या है? कंप्लीट सेट है, और ए और बी उसके क्या है? सबसेट हैं। तो एक चीज क्लियर रखना, मैंने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करके जो ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम बनाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा। मैंने माना है कि ए और बी आर दी सबसेट ऑफ द एस। इसका मतलब ऑल ऑफ द एलिमेंट ए बिलोंग्स इन एस, ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू एस। ठीक, अगर मैंने ये कंडीशन लिया है, बाय द वे ये क्या है? मेरा सबसेट ए है, और बाय द वे ये मेरा क्या है? सबसेट बी है, बी है। ठीक, ये सबसेट कल के दिन क्या हो सकता था? एक इवेंट भी हो सकता था। हो सकता है ए मैं बोलता हूं इवेंट फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर, बी होगा इवेंट फॉर द ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर, लेकिन वो कल के दिन क्या बनाएंगे? कुछ एलिमेंट बनाएंगे, और एलिमेंट का एक सेट ही तो बनाएंगे। तो कायदे से प्रोबेबिलिटी को सेट से सॉल्व कर लेना बड़ा आसान है। देखो, इवन नंबर बोलने से क्या होगा? करली ब्रैकेट के अंदर 2 4 6, ऑड बोलने से क्या होगा? करली ब्रैकेट के अंदर 1 3 5। बना क्या? ये सबसेट ही तो बना। तो आप अभी हर एक सिचुएशन को बगल रखो, मान के चलो ये क्या है? एक सेट है, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स सेट है, और ए और बी उसके क्या है? सबसेट हैं। कल के दिन टॉसिंग अ कॉइन का भी हो सकता था, रोलिंग अ डाई का भी हो सकता था, एक पत्ते से एक ताश निकालने का भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो ध्यान देना, मैंने माना है कि ए क्या है? सबसेट ऑफ एस, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। ठीक, तो यहां ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहला रीजन वो होगा ए यूनियन बी। दिस वर्ड इज कॉल्ड यूनियन, यूनियन। Or in word problem you will be getting the situation like or, either or, either or, like either A और B या फिर A और B। और इसको बेसिकली अपन क्या करते हैं? मैथमेटिकली वी रिफर इन सेट थ्योरी एज यूनियन। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये किस रीजन को कवर कर रहा है। तो यार यूनियन का मतलब A होगा तो भी चलेगा, या फिर मैं बोलूं जो एलिमेंट होगा वो सबसेट ए में होगा तो भी चलेगा, सबसेट बी में होगा तो भी चलेगा, इवन दोनों में होगा तो भी चलेगा। ठीक, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन से ही समझ में आ रहा है कि कायदे से वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। और इसके लिए जो अपन वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे? टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, या तो एंड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर। ठीक, और इस सिंबल को बेसिकली रिफर किया जाता है इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन से।
अगर मैं लोकेट करने की कोशिश करूं ए इंटरसेक्शन बी, तो कायदे से इस रीजन में ऐसा कौन सा एरिया है या ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां कायदे से ए और बी साथ में ऑकर हो रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो रीजन होगा ना, ब्लैकिश रीजन, ये जो रीजन है वो रीजन है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो अगर मैं ये देखूं कि ए इंटरसेक्शन बी ऊपर के प्रॉब्लम के लिए कौन सा रीजन है, तो एक फटाक से मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया, तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन ये है ए इंटरसेक्शन बी का रीजन। दिस रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी का रीजन। ठीक, कल के दिन आपको ए यूनियन बी का मतलब ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और ए बी दोनों होगा तो भी चलेगा। तो यार इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आपका सेट था, ये आपके दो सबसेट रखे हुए थे, तो आप हर एक वो रीजन पे या तो आप ए पे खड़े हो या तो बी पे खड़े हो या दोनों पे खड़े हो तो भी चलेगा। वो जो रीजन होगा, ये पूरा का पूरा जो रीजन होगा, ये कौन सा रीजन है, यूनियन का रीजन है। और या फिर मैं बोल सकता हूं दिस कंप्लीट हैच रीजन इज द रीजन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सो दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। चलिए एक छोटा सा और भी एग्जांपल ले रहा हूं। इफ आई वांटेड टू हैव ए बार और ए प्राइम का मतलब आपने क्या लिया है, एक इवेंट ए लिया है, ए के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब का कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरा सेट होगा जिसको मैं बोल सकता हूं ए प्राइम। तो ये पूरा का पूरा जो हैच रीजन है वो क्या होगा, ए प्राइम होगा। मेरे हिसाब से कुछ एग्जांपल ले लेना चाहिए। रोलिंग अ डाइस, रोलिंग का प्रॉब्लम है। रोलिंग और डाइस में सैंपल स्पेस में आपके एलिमेंट जो होंगे 1 2 3 4 5 और 6 होंगे, यही होंगे। चलिए मैंने ए ले लिया है, बाय द वे 1 3, और बी ले लिया है मैंने, रैंडम लिया है कुछ भी, 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालने की जरूरत पड़ी तो वो हर एक एलिमेंट या तो वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो भी हो चलेगा, तो वो सब के कलेक्शन जो होंगे वो ए यूनियन बी होंगे। वैल्यू क्या होगी, 1 3 4 5 6। दो बेसिकली दोनों में नहीं है, सो डेफिनेटली दे विल गेट ड्रॉप। अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालने के बारे में बात हुई तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ऑफ, ध्यान देना जो दोनों में कॉमन है, केवल के लिए एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये वैल्यू होगी कितनी, 3। ठीक, सिमिलरली अगर यहां बात होती है ए बार की, ए बार का मतलब ए के अलावा जितने भी एलिमेंट बच गए हैं आपके सैंपल स्पेस में वो सब के सब यहां आएंगे। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, ए में केवल कवर किया आपने 1 और 3, तो ये होगा 2 4 और 6। इज इट पार्ट क्लियर? तो चलिए वेन डायग्राम में थोड़ा सा और भी आगे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। तो ये वेन डायग्राम मैंने देखा ए यूनियन बी। ध्यान देना वर्ड प्रॉब्लम में आपको और या आइदर और का प्रॉब्लम मिलता है तो बेसिकली आई विल बी यूजिंग यूनियन। अगर वर्ड प्रॉब्लम में एंड या टुगेदर का, अगर बाय द वे नॉमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी मिलता है तो बेसिकली आई विल बी यूजिंग द इंटरसेक्शन। ए प्राइम जो होगा तो ये देखेंगे इसका आगे क्या यूसेज है, बट यस ए प्राइम का मतलब ये होगा कि आपका जो इवेंट ए है उसके अलावा जितने भी इवेंट बच गए हैं, लेकिन बच तो कुछ भी जाएंगे, लेकिन कहां से, सैंपल स्पेस से, सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अग्रीड? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन आगे देखते हैं, और भी सिचुएशंस देख सकते हैं। ये फिर से वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं। चलिए वेन डायग्राम फिर से बनाया मैं। ये क्या है आपका ए है और ये क्या है, बी है। अगर आपने एक सिचुएशन लिया ए यूनियन बी का होल बार, ए यूनियन बी तो आपने देखा था, उससे बाहर का जितना भी एरिया है ये क्या होगा, ए यूनियन बी होल बार होगा। ऐसे कुछ है। ए यूनियन होल बार को भी लिखा जा सकता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार का मतलब क्या हुआ, ए के बाहर पूरे के पूरे रीजन, ये आपका इवेंट ए है उसके बाहर पूरे के पूरे रीजन। बी बार का मतलब हुआ बी के बाहर पूरे के पूरे रीजन। लेकिन आपको ए बार और बी बार का इंटरसेक्शन लेना है या फिर कॉमन रीजन लेना है, तो पता चलेगा आपका जो कॉमन रीजन है वो वही रीजन है जो किसका था, ए यूनियन बी के होल बार का था। सो आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कल के दिन प्रोबेबिलिटी में आई विल बी यूजिंग ए यूनियन बी होल बार इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब ये आपका टर्न है, एट द सेम टाइम यू हैव टू गेट ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ये आपको प्रूव करना है।
यूजिंग द वेन डायग्राम। ये आपको घर में जाके आराम से बैठ के इसका कैलकुलेशन करना। सो एक फेयर आइडिया आ रहा होगा कि कायदे से एक सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस में इसके सबसेट्स क्या हैं, सबसेट्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक, इसी सीक्वेंस में एक और भी देख लेते हैं। बाय द वे मैंने एक रीजन लिया है, ये कुछ रीजन। ठीक, ये क्या है आपका A है और ये क्या है आपका B है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ तरीके से तो ये भी लिखा जा सकता है। ध्यान देना, आपको केवल कौन सा रीजन चाहिए, ये रीजन। तो इसमें से कहने का मतलब ये हुआ है आपने B से कौन सा रीजन हटाया है, ये रीजन हटाया है जो कायदे से कॉमन था किसमें, A और B में। लिख सकता हूं मैं, क्या है भाई, B तो पूरा का पूरा ये सर्किल था, B में से आपने ये रीजन को हटा दिया और बचा हुआ रीजन को आपने क्या किया, इंक्लूड किया है। तो आप इसको लिख सकते थे क्या, B माइनस A इंटरसेक्शन B। इज दैट पार्ट क्लियर? या फिर और क्या तरीका हो सकता था इसको लिखने का, तो ये तरीका आप प्रोबेबिलिटी में जाके फिर से पढ़ेंगे, वहां उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट यस, फॉर द टाइम बीइंग दिस कुड हैव बीन रिटन एज B माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। सिमिलरली अगर आपको केवल ये रीजन चाहिए होता A का, ये जो लेफ्ट वाला रीजन है ये रीजन, तब दिस कुड हैव बीन रिटन एज A माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो ध्यान देना, वेन डायग्राम में बहुत ज्यादा इंटेंसिव आपको ऐसा सिलेबस में वेन डायग्राम तो नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोबेबिलिटी में कई बार ये हेल्प करने जा रहा है आपको वेन डायग्राम प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट द वेन डायग्राम, और प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से सॉल्व कैसे करेंगे आगे जाके मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लूंगा, और उससे पहले मैं पूरे के पूरे फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन करूंगा प्रोबेबली इन 4th वीडियो। देयर यू विल हैव द फेयर आइडिया अबाउट दिस। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।